हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। नाजरीन, अमेरिका में रहना और बिजनेस करना हर फॉरेन इन्वेस्टर का देरीना ख्वाब होता है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो भरपूर कोशिश भी करता है और शायद इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाता है। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका में कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में E2 और EB5 इन्वेस्टर वीजा से मुतल्लिक बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात का जवाब आपको इस प्रोग्राम के जरिए मिल जाए। जो मेहमान है वो एक मशहूर इमिग्रेशन लॉयर हैं जो तकरीबन 15 साल से इमिग्रेशन के शोबे से वाबस्ता हैं और उनका नाम है जनाब मोहम्मद अमीर साहब। वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर अमीर साहब। हाय मंसूर, हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अमीर साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराइए और फिर ये बताइए कि E2 और EB5 इन्वेस्टर वीजा में क्या फर्क है और इसे हासिल करने का क्या प्रोसेस है। जैसे आपने जिक्र किया, मैं ऑलमोस्ट 15 साल से जो है वो इमिग्रेशन की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। हर किस्म की इमिग्रेशन जो है, चाहे बिजनेस इमिग्रेशन हो, फैमिली इमिग्रेशन हो, उनको हम हैंडल करते हैं। तो मैंने मल्टीनेशनल लॉ फर्म्स से लेके तो मिड साइज लॉ फर्म्स में काम किया है। तो इवेंचुअली जो है वो फिर मैंने अपनी फर्म जो थी वो अमीर लॉ फर्म जो है उसको इस्टेब्लिश किया है। और अब हम जो है वो माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी की और जो है वो बिजनेस कम्युनिटी और हमारे जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए, जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के लिए उनको असिस्टेंस चाहिए होती है, हम उनको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये बताइए कि E2 वीजा में और EB वीजा में क्या बुनियादी फर्क है और उसे हासिल करने का क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली ये इनमें जो E2 वीजा और EB5 जो है, ये दो कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो E2 है उसको हम नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये दिस इज अ टेम्परेरी वीजा। जो EB5 जो है दैट्स अ ग्रीन कार्ड। जब आप EB5 के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है वो डायरेक्टली आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, आप वीजा नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये दो इनका जो है वो मेन डिफरेंसेस जो है वो है। और जो आपका जो E2 जो है वो उसकी जो कि वो भी आप पूरी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और अब ऑफ कोर्स उस काम कर सकते हैं। और EB5 इज द सेम थिंग। जब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो आपकी पूरी फैमिली को भी उसके साथ ही ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हैं, उन्हें क्या E2 वीजा अप्लाई करना चाहिए या व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस? अमेरिका आने का जो आसान तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का, वो क्या है आपकी नजर में? बेसिकली मंसूर ये था कि कुछ साल पहले तक जो EB5 का प्रोसेस यहाँ पे था वो बहुत क्विक हुआ करता था। ये आपने डायरेक्टली ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, आपको साथ ही जो है वो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप जो होता है EB5 का I5 to 6 हम अप्लाई करते थे, तो साथ ही जो है हमें ऑप्शन होती थी कि हम उसकी एडजस्टमेंट स्टेटस जिससे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है वो एप्लीकेशन साथ ही फाइल कर दें कि आपको विद इन 6 to 8 मंथ्स जो थे हमारे केसेस जो थे वो प्रोसेस हो रहे थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली EB5 का प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी लॉन्ग। तो हम जो है वो प्लस जो है, जैसे आपको पता है कि जो चेंजिंग जो हालात हैं दुनिया के, उसके हिसाब से जो है वो इस गेटिंग स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्ट जो है मनी की मूवमेंट जो है कि वेदर इट्स अ व्हाइट मनी और ब्लैक मनी, तो रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से डिलेज भी आ रहे हैं। तो हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि भाई पहले आप E2 अप्लाई करें, जो कि उससे दो फायदे होते हैं आपको। एक तो ये होता है कि हम आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है, आप रिक्वायरमेंट्स आर द सेम, तो वो क्लियर कर लेते हैं USCIS से कि भाई इन्वेस्टमेंट में तो कोई ठीक गड़बड़ नहीं है। जब E2 में आपको वीजा मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि USCIS ने या US एम्बेसी ने आपकी उस इन्वेस्टमेंट को क्लियर कर दिया कि आपकी मनी वाकई वाइट है और इट्स फाइन। तो दूसरा ये होता है कि आप यहाँ पे आके राइट अवे आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। और कंपेयर टू जो EB5 है उसके लिए आपका वेट टाइम इज लॉन्गर। सो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करके और स्टिल जो है वो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, आपको उस पैसे के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो बेस्ट प्रोसेस ये होता है कि हम अब आजकल जो है वो क्लाइंट से ये करते हैं कि उनको E2 पहले अप्लाई करवाते हैं, वंस दे आर सेटल्ड इन, तो उसके बाद फिर उनको EB5 अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए अपना अमीर साहब कि E2 इन्वेस्टर वीजा हासिल करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी है और E2 वीजा के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं? क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो या जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो अपनी फैमिलीज को, बच्चों को यहाँ ला सकते हैं?
क्या उनकी फैमिली काम कर सकती है? क्या बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं जैसे दूसरे अमेरिकन के पढ़ते हैं? क्या बेनिफिट्स हैं? अब पहले तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है E2 के ऊपर कि जो है वो क्लाइंट्स पूछते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रेगुलेटरी जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जो रेगुलेटरी जो है, इट नीड्स टू बी सब्सटेंशियल इनफ कि जिससे आप जो टाइप ऑफ द बिजनेस जो आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट इनफ हो। प्लस वो बिजनेस आप ऐसा एस्टेब्लिश कर रहे हो कि जो बंदा जो वीजा अप्लाई कर रहा है वो उसकी फैमिली के जो है वो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सकता हो। तो अब आप ये देखें कि जैसे अब एक IT कंसल्टिंग कंपनी है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कोई बड़ा ऑफिस को जो है वो कोई ऐसी इन हाउस एम्प्लॉयमेंट को कुछ नहीं चाहिए होता। तो उसके लिए कम इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। कोई प्रोडक्शन जो है प्लांट लगाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस कैसी है जो आप करना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट हम डिटरमिन करते हैं कि भाई वेदर इज गोइंग टू बी सफिशिएंट इनफ और नॉट। प्लस आपने वो कहा था कि भाई वेदर नॉट कि भाई फैमिली का उसके में क्या होता है, मतलब बेनिफिट्स क्या है E2 वीजा के? ये एक बड़ा सवाल होता है, हमेशा एग्जैक्टली। तो E2 का सबसे जो बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी पूरी फैमिली जो है, आपके स्पाउस और चिल्ड्रन बिलो 21 वो आपके साथ जो है वो US आ जाते हैं। प्लस उसका दूसरा फायदा ये होता है कि जो आपकी स्पाउस जो होते हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन मिल जाता है कि वो भी काम कर सकते हैं, और उनका एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जो होता है वो जो है वो कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई वो किसी भी US एम्प्लॉय के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि E2 वीजा होल्डर जो बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ उस कंपनी के लिए काम कर सकता है जिस कंपनी में उसने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके वो काम कर रहा है। जो स्पाउस है वो फ्री है, वो जिसके मर्जी काम करे। ऑल्सो जो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके बिल्कुल लीगल स्टेटस में जो है वो अपने स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजों में जा सकते हैं। सो दैट्स अ ह्यूज प्लस। ऑलराइट, ग्रेट। ये तो बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा ये बताइए अमीर साहब के जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त बैठे हैं जिनको बिजनेस करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो अमेरिका में आना चाहते हैं, उनका जो एक बुनियादी सवाल होता है वो ये होता है कि भाई आप कहते हैं कि यहाँ पर आके बिजनेस स्टार्ट करो, तो ये उनको, हमारे नाजरीन को बताइए या उन इन्वेस्टर्स को बताइए कि अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करने का क्या तरीका है, और क्या आपकी कंपनी उन्हें बिजनेस रजिस्टर कराने के साथ साथ बिजनेस ढूंढने में भी मदद करती है, या क्या प्रोसेस है, ये बताइए। तो एक तो जो यहाँ पे आपको पता है कि जो हर स्टेट्स जो हैं इनका डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं, जो डोमेस्टिक इनके जो स्टेट लॉज होते हैं उनके लिए। तो जो ये बिजनेसेस की जो रजिस्ट्रेशन जो होती है और जो प्रोसेस होता है, दिस डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट कि अगर आप जिस स्टेट में जा रहे हैं हर स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है कि आपने कैसे कंपनी एस्टेब्लिश करनी है और उसको जो है वो कैसे रजिस्टर करना है। अगर जिन स्टेट्स के अंदर हम पर्सनली खुद एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम खुद करते हैं, अदरवाइज हमारे पास जो है वो हम कंपनीज का रेफरल देते हैं कि भाई आप इस कंपनी के पास चले जाएं और वो आपको बिल्कुल जो है वो बेहतर कॉस्ट के ऊपर वो आपको कंपनी एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर देंगे। तो लॉ फर्म्स जो है हम लीगली आई मीन वी कैन असिस्ट इनटू दैट, क्योंकि जो बिजनेस की जो ये डिसीजंस जो हैं ये क्लाइंट्स इंडिपेंडेंट लेने होते हैं। लेकिन हम जो कि इतने अरसे से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और अपनी कम्युनिटी के साथ, ये होता है कि हम उनको रेफर करते हैं जो बिजनेस कंसल्टिंग कंपनीज, आपने यहाँ पे होगा सुना होगा आपने, तो हम जो अपने जो एतमाद के साथ जिनके साथ हमारे क्लाइंट से ज्यादा काम किया होता है हम उनको कहते हैं कि भाई ये 1 2 3 कंपनीज हैं, इन्हीं से बात करके देख लो। अगर जिस इलाके में जो है आप बिजनेस देख रहे हैं तो वो आपको हेल्प कर देंगे बिजनेस ढूंढने में, एस्टेब्लिश करने में, और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो बिजनेस के वो आपको बता देंगे। तो ये बताइए कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन्हें कौन से आप बिजनेस सजेस्ट करेंगे, कौन से बिजनेस में उन्हें हाथ डालना चाहिए, और पाकिस्तान से बैठकर E2 वीजा का क्या प्रोसेस है, और जो यहाँ पर लोग जो विजिट पर आते हैं क्या उनको E2 वीजा आसानी से मिल सकता है, या उनका प्रोसेस डिफरेंट होता है? क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है वीजा हासिल करने में पाकिस्तान से बैठ के? तो बेसिकली तो जो बंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं E2 वीजा का तो बेस्ट चीज ये होती है कि इसकी यहाँ पे USCIS अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। इट डज नॉट रिक्वायर प्री अप्रूवल। आप डायरेक्टली US एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसका हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन अगर
if they have somebody here in the US, क्योंकि अब ये देखें कि अगर एक बंदा ऐसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हम उन्हें कहते हैं कि इधर you need to have somebody जिस पे आपके ऊपर एतमाद हो कि जो आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डील कर सके, क्योंकि a lot of money needs to move from Pakistan to here. तो या आप ये कि खुद आप विजिट पे यहाँ पे एक दफा आ जाएं, अपना बिजनेस भी देख लें, अपने बैंक अकाउंट्स वाला वो एस्टेब्लिश कर लें, मनी मूव कर लें। तो जब वो डॉक्यूमेंटेशन हमारी हो जाती है मनी की ट्रांजैक्शन की कि भाई जो है वो मनी वहां से यहाँ पे मूव होगी, उन्होंने बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट होगी ये सारे यहाँ पे, तो फिर ये होता है कि हम उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो फिर हर एम्बेसी जो है उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एम्बेसीज कहती हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ लेके आओ, तो कुछ ये होते हैं कि वो कहते हैं भाई डॉक्यूमेंट हमें पहले चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे जाऊं, हमारे पास काफी नाजरीन ने कुछ सवालात भी भेजे हुए हैं जो आपसे पूछने हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि EB-5 वीजा हासिल करने के लिए, जो ग्रीन कार्ड होता है, उसको हासिल करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और उसका क्या प्रोसेस है? तो EB-5 बेसिकली ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है जो न्यू जो कमर्शियल एंटरप्राइज है जो कि नवंबर 29 1990s के बाद जो है वो बनी हो। और जो इन्वेस्टमेंट जो है अभी 2019 में USCIS ने इसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया था और अब जो है वो 1.8 मिलियन चाहिए होती है एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो या जो है वो 900,000 जो है जो कि टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज हम जो कहते हैं कि जहाँ पे वो एरियाज जो कि रूरल एरियाज हैं या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 150% ऑफ नेशनल एवरेज जो है वहां पे है, तो उनमें आप 900,000 में भी जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट से काम हो जाता है। प्लस ये है कि आपने 10 US वर्कर्स जो हैं, डजंट नीड टू बी US सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर या AAD जो भी ऐसे जो हैं जो कि जिनके पास इंडिपेंडेंट वर्क ऑथराइजेशन, आपने 10 एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो US वर्कर्स की वो क्रिएट करनी होती है। ये उनकी बेसिक जो है वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम अमीर साहब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हमारे नाजरीन ने हमें भेजे हैं। जो जरूर। पहला सवाल है जो हमसे पूछा गया है, और ये जो है पाकिस्तान में रहते हैं, इनका नाम है मिस्टर जिब्रान। इन्होंने पूछा है कि कैन आई गेट E2 इन्वेस्टर वीजा अंडर $50,000 इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट आंसर इज यस, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द बिजनेस। और हमने क्लाइंट्स के जो है वो किए हैं केसेस जो है 50,000 बिलो की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सक्सेसफुली। एक्चुअली कितना होना चाहिए कि पाकिस्तान से आपको एटलीस्ट वीजा तो मिले? वहां तो इतनी आसानी से तो नहीं देंगे। एग्जैक्टली उसके लिए हम जनरली ये कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट 50,000 के अराउंड रखें या उससे ऊपर रखें। तो और दूसरा ये होता है कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आती है इसके अंदर आपका बिजनेस प्लान जो कंपनी का होता है, दैट गोज वेरी लॉन्ग वे। प्लस ये है कि आपका जब कंपनी ऑन द ग्राउंड जो है वो चलना शुरू हो जाती है, आपके कुछ एम्प्लॉइज आपके पेरोल पे आ चुके होते हैं, तो दैट्स अ ह्यूज प्लस। तो जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, दैट्स नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। वो उस बिजनेस की ग्रोथ जो है पोटेंशियल इन द फ्यूचर और उसका ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है तो यूएसए जो कंसिडर करता है जब वो डिटर्मिनेशन बना रहे होते हैं। दूसरा सवाल है, काजी साहब ने हमें भेजा है कि वो कह रहे हैं कि वो अभी E2 वीजा के लिए अप्लाई करने लगे हैं, बट कैन वी कन्वर्ट E2 वीजा इनटू ग्रीन कार्ड जब वो अमेरिका में आएंगे, या ग्रीन कार्ड उनको कभी भी नहीं मिलेगा? उसका क्या प्रोसेस है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली जो होता है ना वीजा की कन्वर्जन यहाँ पे विद इन द यूएस ग्रीन कार्ड में, उसके लिए होना चाहिए होता है ड्यूल इंटेंट वीजा। अनफॉर्चुनेटली E2 इज नॉट अ ड्यूल इंटेंट वीजा। जो ड्यूल इंटेंट वीजा जो है वो H वीजा और L वीजा है, जिसके ऊपर हम सम अदर टाइम वी विल टॉक मोर। लेकिन E2 का जो है इट्स अ सिंगल इंटेंट वीजा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंटेंट जो है इट्स अ इंटेंट टू डिपार्ट। आप टेम्परेरी यहाँ पे हैं और फाइनली जब आपका स्टेटस या आपका ड्यूरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आप वापस अपने जो है होम कंट्री में चले जाएंगे। अच्छा, और यही काजी साहब का दूसरा सवाल है कि E2 वीजा को EB-5 में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं एज ए E2। एक तो ये होता है कि वो एप्लीकेंट अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, आई मीन 1.8 मिलियन दैट ही इज इन्वेस्टिंग। तो वो बंदा चाहता है कि भाई वो वहां पे हो एंड ही नीड्स टू हैव अ कंट्रोल ऑन द मनी एंड द बिजनेस। ऑलराइट, दूसरा सवाल है अपना रिजवान साहब का, जो यहाँ पर करंटली विजिट वीजा पर हैं। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो अपने विजिट वीजा को E2 वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं या उन्हें इसके लिए पाकिस्तान जाके अप्लाई करना पड़ेगा?
नहीं, वो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज लॉन्ग एज उनकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाती है, उनका वीजा जो है वो विद इन द वैलिडिटी ऑफ उनके जो है वो विजिट वीजा के अंदर, तो डेफिनेटली। अच्छा, नूर लगारी साहब हैं सिंध से, उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी एक सवाल भेजा है और उनका सवाल ये है कि क्या आप लोन लेकर E2 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आपके अपने पैसे होने चाहिए? लोन जो होता है ना, अगर तो लोन है आपका सिक्योर्ड एसेट्स के अगेंस्ट, जैसे कि आपका घर था और आपने उसको बैंक को दे के बैंक से लोन ले लिया या किसी बंदे को उसके उसके अगेंस्ट जो है वो लोन लिया, एज लॉन्ग एज अगर आपका जो लोन के जो कैपिटल जो है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट जो है वो आपके सिक्योर्ड एसेट के, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर खाली लोन है जिसके किसी ने आपको पैसे लोन के तौर पे दे दिए हैं, तो वो जो है वो नहीं यूज होगा। उनका ये सवाल है कि अगर गिफ्ट जो है तो क्या हम अपने भाई से या वालिद से गिफ्ट ले सकते हैं, या अमेरिका में अगर कोई उनका दोस्त है और उनको गिफ्ट देना चाहे तो क्या वो भी एक्सेप्टेबल है? जी बिल्कुल, गिफ्ट जो है वो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल। उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है हम क्लाइंट को बताते हैं हमें क्या चाहिए होती है, लेकिन जो गिफ्ट मनी है इज डेफिनेटली एक्सेप्टेबल। अच्छा, एक दूसरा हमारे पास सवाल है, फयाज साहब ने हमसे पूछा है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो इतना बिजनेस का इंफॉर्मेशन रही है, मैं तो वहां पर पाकिस्तान में आम सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन अमेरिका के बिजनेस का उनको कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे अपने करीबी दोस्त को जानते हैं जिनका अच्छा वहां पे बिजनेस चल रहा है गैस स्टेशन का, और उनकी आईटी की भी कुछ कंपनी है, तो उनका कहना है कि क्या वो उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो कितनी मतलब पैसे उनको रिक्वायर्ड हैं, और वो EB5 के लिए और E2 दोनों के लिए ओपन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट करके तो उनको जो है वो इस E2 और EB5 के राउट पे वो जा सकते हैं। दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। जब आगे की भाई कितनी अमाउंट सफिशिएंट होगी, इट डिपेंड्स कि भाई उस बिजनेस की वर्थ क्या है। जो है आपसे यूएससीएस और द यूएस एम्बेसी पहले वे देखेंगे कि भाई ऑन द पेपर वो इंडिपेंडेंट सीपीएस से उसकी वैल्यूएशन आप दिखाएंगे कि लेट्स से अगर एक बिजनेस की वर्थ 1 लाख है और वो उसके अंदर 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इज टेकिंग 50%, देन इज कंप्लीटली फाइन। और अगर वो सेम ही मुल्क से हैं, जैसे कि अगर वो भी पाकिस्तान से और उनका दोस्त भी यहाँ भी पाकिस्तान से है, तो फिर ये है कि हमें वो इशू नहीं रह जाता कि भाई नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी है या नहीं है उस एंटिटी की या उनके ओनर्स की। आप अभी तक कितने E2 इन्वेस्टर वीजा और EB5 वीजा करवा चुके हैं? आपका सक्सेस रेशो क्या है? Oh, Mansoor, it's a very hard to count. It's माशाल्लाह, they are countless. आप ये देखें कि जो कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं, जैसे आपके हमारे टर्किश जो भाई हैं उनकी कम्युनिटी, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स। जो थे E2 वीजा जो है वो कंट्री अगर कोई ज्यादा यूज करता है तो वो थे। तो आई मीन दे नो अस बाय नेम कि उनके इतने हमारे जो है और इतने अरसे से जो है उनके हम फाइल कर रहे हैं, और देयर इज नॉट अ सिंगल वीक गो बाय कि जिसमें हम उनकी कुछ केसेस जो है वो हैंडल नहीं कर रहे हैं। EB5 का जो होता है ये केसेस जो होते हैं दे डज नॉट कम बाय एवरी डे, क्योंकि बेस्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन ये होता है कि हम डिसेंट अमाउंट ऑफ जो है वो केसेस EB5 के भी हम हर साल जो है वो प्रोसेस करते हैं। एक अभी क्वेश्चन आया, वो यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में क्या होता है कि उन्होंने काफी यहाँ पर अमेरिका में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उन जो भी वकील से उनकी बात होती है वो उनको कहते हैं कि आपका हो जाएगा काम। उन्होंने 1-2 वकील भी हायर किए, वकील ने अपने पैसे लिए, उनका केस नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो चले गए। तो क्या श्योरिटी है कि आपके पास अगर कोई केस के लिए अप्लाई करेगा तो उसका केस अप्रूव हो जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर यही देखा गया है कि डॉक्टर और वकील तो है जो होते हैं उनका फीस से ज्यादा ताल्लुक होता है, उनको ये अश्योरिटी बड़ी मुश्किल से देते हैं कि भाई मरीज जिंदा बच जाएगा या आपको वीजा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं मंसूर, आपका क्वेश्चन में अच्छा है। आई मीन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं श्योरिटी के हिसाब से, तो जो हमारे जो इस वेरी अनएथिकल कि हमारे लिए कि हम किसी क्लाइंट को किसी किस्म की श्योरिटी दिला सकें, क्योंकि इस जो हम ये कहते हैं कि बाय द लॉ जो है जो आपका वीजा जो होता है अंटिल कि आप यूएस सिटीजन बन जाते हैं, एवरीथिंग इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। कि कोई भी चीज किसी भी वजह से
यूएससीएस या सीबीपी ऑफिसर जो है आपकी एंट्री को रोकना, इवन कि ग्रीन कार्ड की एंट्री को रोकना, दे हैव अ राइट टू डू इट, क्योंकि ये आपकी प्रिविलेज है, आपका राइट नहीं है, अनलेस यू बिकम अ यूएस सिटीजन। इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर आपको कोई बंदा कैसे अश्योरिटी दे सकता है। बल्कि मेरे पास तो क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे वो फलां जो है वो फर्म कह रही थी या फलां वकील कह रहा था कि भाई तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा, उसे मैं कहता हूँ कि भाई उससे बच जाओ, दैट इज वेरी अनएथिकल, नोबडी शुड गिव यू ए गारंटी। तो सही है। हमने ओवर द इयर्स देखे हैं वीकेस्ट केसेस जो हैं वो अप्रूव होते हुए और स्ट्रांगेस्ट केसेस डिनाई होते हुए, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द यूएससीएस कि वो और द यूएस एम्बेसी कि उनके पास जो है वो इट्स अनलिमिटेड डिस्क्रेशन विद नो चेक। बहुत बहुत अच्छी आपसे बातें हो रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है सिर्फ 2 मिनट का रह गया है। तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे और आपसे कोई मशवरा लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? हाउ टू कांटेक्ट यू? तो हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 212-372-4878 और ईमेल मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकता है किसी ने कोई क्वेश्चन हो, इट्स amir amir@amirlawfirm.com। हमारी वेबसाइट है www.amirlawfirm.com और आप जस्ट गूगल भी करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन जो अमीर लॉ फर्म को, तो दे कैन रीच आउट टू अस। और एक जो चीज़ जो थी मैं इस पर अभी मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमारी इस सारी जो ये कन्वर्सेशन थी इसकी, तो ये जो थी क्लाइंट्स को जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि इट वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। इसमें जो है ये कोई इसमें कोई लीगल एडवाइस नहीं थी किसी किस्म की, और कोई बंदा इसको अपने इवन के जो क्वेश्चंस हमारे और सामने किए हैं दे वर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस। हमारा इसके अंदर कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर किसी बंदे को कोई स्पेसिफिक अपने केस के बारे में लीगल एडवाइस चाहिए हो तो दे शुड डायरेक्टली रीच आउट टू मी, क्योंकि कोई हमारा इस कन्वर्सेशन का, क्योंकि अभी ये बिल्कुल जेनेरिक चीजें, जेनेरिक बातें थी, एंड किसी को कोई क्वेश्चन है वो हैप्पी टू बी हेल्प, और किसी टाइम हमें ईमेल करें, फोन करें, वो रिस्पॉन्ड क्विकली। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि ये जो इंफॉर्मेशन या जो हमारी सारी कॉन्वर्सेशन हुई है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो अमीर साहब ने अपना फोन नंबर भी दिया है, उनकी वेबसाइट भी, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अमीर साहब, फाइनल एडवाइस जो है हमारे दोस्तों को, E2 वीजा आपके हिसाब से या EB5, फाइनल एडवाइस? E2 start and then lead to the EB5। बहुत शुक्रिया, बहुत सिंपल और बहुत उम्दा आंसर। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज अपने क्वेश्चंस और सजेशन से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।